कहा गया कि आप जिस जमहूरियत में रहते हैं, पहला धर्म जो है वो जमहूरियत है। जमहूरियत मीन्स कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, हम राष्ट्र की सेवा में पहले मुल्क है, उसके बाद आपका कोई मजहब। अब शाहीन बाग नाम तो शाहीन बाग है, 80% लोग यहाँ मरहूम है इलाज से, 80%। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मेरा 2500 रुपया फीस है। मेरे यहाँ आके खिदमत खल्क में 500 में देख के जाते हैं माशाल्लाह। मेरे यहाँ 24 घंटा जो फिजिशियन और गायनी है उनका ओपीडी चार्ज ओनली 300 है। अगर आपको नहीं दे पाते तो 200 दे दीजिए, 100 दे दीजिए। वो भी नहीं देते हैं तो लिखिए कि हम बिल्कुल साहिब हैसियत नहीं है, तो हम फ्री में कर देते हैं। फर्स्ट इंडियन डॉक्टर रिसर्व टू रेमडेसिविर। अच्छा, मैंने पहला डॉक्टर है जो आई एम द रिसर्व टू होम आइसोलेशन। ये होम आइसोलेशन जो है ये मेरा डॉक्टर बुलंद अख्तर का 95% डॉक्टर जो है वो सिर्फ मेरे से बिजनेस करते हैं। उनके आपको लाइफ का नमस्कार, सतपाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दर्शकों। आज हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल का दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यह कोई साधारण अस्पताल नहीं है। शांति, सेवा और इंसानियत की असली मिसाल मिलेगी आपको। यह हॉस्पिटल ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए तो है। यहाँ डायलिसिस करवाया जाता है। अच्छे लोग डायलिसिस के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डायलिसिस ही नहीं, यहाँ गंभीर बीमारियों का इलाज भी होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ 75% गरीब और बेसहारा लोगों का इलाज बहुत ही कम खर्चे में किया जाता है। और अगर कोई कह दे कि हुजूर हमारे पास पैसे नहीं है, तो यकीन मानिए उनका सर्वे तो किया जाता है कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वैसे अगर सच इंसान है, वाकई गरीब है, तो उसका बिल्कुल अब्सोल्युटली फ्री दवा, इलाज भी और दवा भी, इसमें कोई शक नहीं। आज यहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चे हैं उनके लिए अब्सोल्युटली फ्री ट्रेनिंग है नर्सिंग की और मेडिसिन की। आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ऐसा हॉस्पिटल है कहाँ, तो ध्यान से सुनिए। ये वही जगह है जहाँ CAA और NRC के विरोध में महिलाओं ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वही शाहीन बाग है। और ये शाहीन बाग में ये हॉस्पिटल रॉयल होटल, ये 100 फुटा रोड पर है, वो उसी रॉयल होटल के बिल्कुल बगल में ये मौजूद है। तो चलिए पहले अंदर आपको चलते हैं, दिखाते हैं और मिलते हैं यहाँ के इस हॉस्पिटल के संचालक से, डायरेक्टर से, जानने की कोशिश करते कि भाई गरीबों का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल, यह आपका कैसा जुनून है और कौन है ये शख्स, थोड़ा इस पर हम नज़र डालेंगे। चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बुलंद अख्तर साहब हैं। मैं ज़्यादा इनकी तारीफ़ न करके मैं ये जानना चाहूँगा कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, और बंदे अल्लाह के हुक्म को मानने वाले वो कभी भी तारीफ़ पसंद नहीं करते। इसलिए हमारे बुलंद अख्तर साहब भी अपनी तारीफ़ नहीं चाहते। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है और ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात है ओखला में, और यही नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह पे इनका नाम है। तो जनाब बुलंद अख्तर साहब, सबसे पहले आईना इंडिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और हम आज आपसे रूबरू हैं, आपके हॉस्पिटल के बारे में जानने के लिए। बड़ी तारीफ़ सुनी है हॉस्पिटल की, आपकी बड़े नाम सुने हुए हैं। और तारीफ़ चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं, कनीस फातिमा जी, जिन्होंने आपके बारे में काफ़ी तारीफ़ की है। हाँ, और हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने ही परिचय करवाया है। जनाब बिला ताख़ीर ये बताइए कि ये हॉस्पिटल आपका बनाने का मकसद, जो चैरिटेबल काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा, ये आइडिया आपको कैसे आया? आइडियल कौन है आपके और मकसद क्या है? मेरा आइडियल मेरे वालिद हैं,
जो मेरे डॉक्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। उसके बाद इंडिया जब आज़ाद हुआ तो फिर भी वो डॉक्टर थे। तो एक तो हमारे ब्लड में है कि मैं डॉक्टर हूँ, फादर डॉक्टर, मैं डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी भतीजी डॉक्टर, और रिलेटिव में पूरे 80% हम लोग डॉक्टर हैं। क्योंकि मेरे खिदमत का जज्बा तो मेरे वालिद साहब से मिला, और मैं जब मेडिकल में शुरू किया प्रैक्टिस तो मेरा स्टार्टिंग जो है वो दिल्ली में से शुरू किया प्रैक्टिस। मोर देन 30 साल का मेरा डॉक्टरी का तजुर्बा है, और 30 साल में मैंने अभी तक तसल्ली बख्श देखा नहीं कि लोगों को कितना हरास होता है। अभी भी आज के डेट में 80% लोग, कागज़ में तो 80% ओके है, लेकिन 80% जो है मरहूम है लोग इलाज से। तो हमारा जज्बा है, मैं अकेले इंडिपेंडेंट है, ना किसी का कोई एनजीओ है, ना मेरा कोई चैरिटी है। मैं अपना सेल्फ इंडिविजुअल, मैं अपनी फैमिली मिलके करता हूँ इस चीज़ को, और आगे भी करने का जज्बा। तो मेरे अभी ख्यालात आया कि मुझे एक छोटा सा एक सेटअप डालना चाहिए। तो अभी बिफोर 5 इयर्स पहले मैंने एक अलमन्नत अस्पताल को शुरू किया। उसको चलाने के बाद मुझे लगा कि वो किसी और का था, तो उसमें फिर मैंने ATH जो है, इसका फुल फॉर्म मेरे वालिद वालदा बेटी का नाम है। A से डॉक्टर मोहम्मद अयूब, T से डॉक्टर तोसी, S से हफीज़ा खातून। ये वालिद वालदा और बेटी का चैरिटी हॉस्पिटल है, उसका मैं जी, और T से डॉक्टर तोशी, S से हफीज़ा खातून जो मेरी वालदा है, वो साफी पढ़े, मतलब तो उन्हीं के नक्श कदम पे मैं तो कुछ नहीं उनके आगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी रूह को अल्लाह उनकी माफ़रत फरमाए, हमारी वालदी वालदा को बहुत ही। और उन्हीं के नाम से मैं जो भी मेरे पास आता है तो बोलता है कि सर मैं 100 रुपया ही दे पाऊँगा। तो मैं पूछता हूँ कि अगर 100 रुपया भी नहीं देना चाहते हो और तुमको दिल को सुकून मिले तो मत देना। दवा में भी ये लिखता हूँ, अगर तुम्हें लगता हो कि इसमें भी और कुछ कंसीडर हो तो मैं उसमें भी 20% 30% कंसीडर करके देता। और मेरी हद तक जो है वो अपोलो से पूरी मेरी कोलैबोरेशन है। हमारे इस ATH में अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर है, और उन्हीं के मैनेजमेंट में हम सब कुछ करते हैं। सारे ऑन कॉल डॉक्टर अपोलो से आते हैं, जिनकी अपोलो में 2500 रुपया फीस है। मेरे यहाँ आके खिदमत खल्क में 500 में देख के जाते हैं माशाल्लाह। मेरे यहाँ 24 घंटा जो फिजिशियन और गायनी है उनका OPD चार्ज ओनली 300 है। अगर आपको नहीं दे पाते तो 200 दे दीजिए, 100 दे दीजिए। वो भी नहीं देते हैं तो लिखिए कि हम बिल्कुल साहिब हैसियत नहीं है, तो हम फ्री में कर देते हैं जितना। उसके बाद मेरा कंसेप्ट है, जितने मंदिर, मस्जिद, चर्च और जो भी उसमें गुरुद्वारा से लेके मंदिर में लेके जो पुजारी हैं, सबसे पहले मैं उनकी फैमिली का और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता हूँ। जैसे हमारे मुफ्ती होते हैं, मुसल्ला पे बैठते हैं, काजी होते हैं, जो मुलाजमत है, आप जाते हैं, आप सैलरी देते, तो उनकी क्या सैलरी होती है? 20,000 होती है, 25,000, 30,000। अब उनके बच्चे, सबसे पहले उनका होम डिलीवरी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, वो मेरा पहला कंसेप्ट है। मंदिर, मस्जिद, चर्च का जितने भी मुलाजमत है उसमें उनका जो सैलरी पे ट्रस्ट वाले रखते हैं उनको उससे लेना देना नहीं, उनका काम करके देता है तो उससे मेरा मकसद है उनको सेवा पहुंचाना, खिदमत पहुंचाना। तो वो सबसे पहले मैं ये करता हूँ। उसके बाद बचे हुए फिर मैं अपने पूरा ग्राफ बनाता हूँ, एहतराफ़ के लोग को देखता हूँ। अब शाहीन बाग, नाम तो शाहीन बाग है, 80% लोग यहाँ मरहूम है इलाज से, 80%। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मैं रहता नोएडा में हूँ, ज़रूर मेरी रिहाइश नोएडा में है 30 साल से। चांदनी चौक पर मैंने हयात से शुरू किया था 2 रुपीज़ से, 2 रुपीज़ से फिर 5 रुपीज़, 20 रुपीज़ तक मैंने खिदमत खल्क करता रहा चांदनी चौक पे। उसके बाद वहाँ से कोविड के टाइम में मेरे साथ कुछ जुडिशियल कुछ और कोविड में काम किए तो लगा, तो उसके बाद मैं थोड़ा भी स्टे किया हूँ। फिर मैंने ये अपना एक बड़ा सा सेटअप किया हूँ। इसमें मेरी 24/7 फिजिशियन एंड गायनी रहता है। ऑन कॉल सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं। अभी इसका मेगा ओपनिंग नहीं किया हूँ, बस अभी खिदमत खल्क में चल रहा है ऐसे। अब प्रॉपर तरीके से आप लोग की द्वारा, आप लोग का कोऑपरेशन रहा तो इंशाअल्लाह 30 या 31 मार्च को या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका मेगा ओपनिंग करेंगे। उसके बाद प्रॉपर हमारा अभी जो है मैं डे केयर करता हूँ कि लोग आए 2-4 घंटे में उनकी खिदमत करके उनसे पूछ के
उनसे दुआ लेके कि आप ठीक हैं, आपको तसल्ली है, भेज दें। मेरा कोई मकसद नहीं कि रख के 24/7 हाँ जी ये नर्सिंग चार्ज हो, ये आरएमओ चार्ज हो गया, ये फलाना चार्ज हो गया। मेडिकल में किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि जी मैं आपको 10% डिस्काउंट किया, वो आप पे एहसान नहीं करता। वो मुझे पता है कि ये पत्रकार साहब हमारे जानने वाले हैं, तो पहले ही 30% ऐड किए हुए हैं ताकि उनको बताने। ये मैं अपने हमारे पास कोई एविडेंस ले सकता, मैं एविडेंस दे सकता हूँ मेडिकल में 30 साल का, कौन चीज़ कहाँ। आपका मेरे बारे में जानकारी है तो पुरानी दिल्ली की किसी भी गली में चले जाइए या सिनेमा में, जो मेरे से एतराफ़ रखते हैं मुताल्लुका, पूछिएगा, आपको बता देंगे कि हाँ जी ये ऐसे होता है। मेरे यहाँ नहीं, अभी जस्ट अभी 1 हफ्ता पहले चांदनी चौक से दरियागंज तुर्कमान गेट से मेरे यहाँ एक आदमी है, उनको बोला कि डॉक्टर ने बोला कि किडनी फेलियर हो गया, जो आप लोगों को दिखा है, जो आप लोग लिए थे, जो गए किडनी फेलियर हो गया जी। उनमें सरकारी देके बोलता है गवर्नमेंट डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि जी किडनी फेलियर है, ये कुछ दिनों के मेहमान है, अगर इसका ट्रांसप्लांट नहीं कराओगे। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट में जाया, वहाँ भी मेरे यहाँ आया, देखा 10 पॉइंट उसका क्रेटीन था। आप बात सही था कि वो देख रिपोर्ट मेरे यहाँ आया, मैंने पेशेंट से बात किया, काउंसलिंग किया एक घंटे तक। उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद जो है पेशेंट का फिर मैंने अपोलो में टेस्ट कराया, उसका दवा किया, 24 घंटे में उसका क्रेटीन 1 पॉइंट आया, 1 पॉइंट। और ये नहीं हर रोज़ किया, उसका एविडेंस आप जाकर उसके घर से ले सकते हैं। तो ये है हमारा मेडिकल, बताइए क्या। माशाल्लाह, बहुत अब उसको बोल दिया कि जी पीएस है, उसका प्रोस्टेट कैंसर भी है, आपका ये है, मैंने बता नहीं सकते सेंटेंस, हम प्योर उर्दू में या हिंदी में बोल रहे हैं उसको, इसलिए कि आम पब्लिक समझ सके, वैसी भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ का। लेकिन मुझे अपने आप पे तो घमंड है, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे घमंड है कि मैं खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत तकलीफ है कि 95% डॉक्टर जो है वो सिर्फ मेल से बिजनेस करते हैं, उनके आपको लाइफ का कोई गारंटी नहीं, कड़वी सच्चाई एक डॉक्टर कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हमको पता है कि लोग खुश नहीं होंगे, एक डॉक्टर होने के नाते आप एक कड़वी सच्चाई को बता रहा हूँ कि 95% डॉक्टर जो है हमारे मुस्लिम डॉक्टर जो है वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब का डिग्री लिए हुए हैं। क्या भाई डिग्री, टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पजामा या उटंगा पैंट पहन लिए, इतनी तक लंबी दाढ़ी रख लिए, गए दिखाने के लिए, सर जी पेट में दर्द, हाँ जी अल्ट्रासाउंड करा। कहा गया मेडिकल की वेट फॉर ओनली 3 days आफ्टर यू मेडिसिन। आप 3 दिन उसके सिम्टम को देखिए, अगर लगता हो उसका 3 दिन के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करा के आदमी दे दिया तो गूगल पे देख लेगा कि जी हमको स्टोन है तो हमको ऑपरेशन कर, फिर आपसे क्या करना है, फिर तो सर्जन के पास जाएगा। तो ये तरह का हमारा कंसेप्ट है। जाते के साथ पहले तो कुछ नहीं तो कम से कम सीबीसी तो करा ही लो भाई, उनके 500 रुपये तो बनेंगे ना, 500 रुपये में तो 20 रुपये का सीबीसी है, उनको 400 रुपये तो बनेंगे ही बनेंगे ना, तो वो करा लो। तो ये सब चीज़ बोलने के लिए हम करके देते हैं मरीज को। अपोलो का टेस्ट, अपोलो के डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, उनको हम क्या देते हैं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपकी जवाबदेही नहीं कि मैं क्या कैसे क्या करता हूँ। आपको लोग पूछे भाई कहाँ से कैसे करते हो, भाई आप ही देते हो। हम मेडिसिन देते हैं, उसमें जाते हैं तो हम कंपनी से टाई अप करते हैं कि भाई हमको ऐसे ऐसे करना है। कुछ लोग हैं, मेरा कोई इदारा नहीं है, बोल दिया कि भाई आप इनका बिल ये है सर, इनका ऐसे ऐसे इलाज हुआ, वो भी नहीं बोलते हैं, वो मरीज को देते हैं कि मरीज का ये बिल है, आपका पेमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे इलाज होता है हमारे यहाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये चैरिटी का और ये मेरे वही वालिद साहब ने बोला, बेटी का भी मेरी जज्बा यही है, अभी उसका नहीं है, आप लोग से दुआ की दरख्वास्त है। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूँ। मेडिकल के नाम से जो होता है, मैं सोचता हूँ कि चलो कोई नहीं, और ना कोई मेरा एसोसिएट है। ATH तो ये 2 बेटी है, और यही दोनों बेटी डायरेक्टर है हमारी कंपनी की। ATH में कोई दूसरा कोई पार्टनर नहीं, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी मुलाजमत हूँ बेटी का। तो इसी वजह से जो हम बोले कि कोई नहीं कर सकता कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड, आप सर्च करेंगे सारे कुछ डिटेल आपको आ जाएगी। यही दोनों बेटी मतलब डायरेक्टर, इसमें कोई शेयर होल्डर नहीं, कोई पार्टनर नहीं। जब तक अल्लाह दिया है शऊर, कलीस फातिमा हमारे लिए एक आइडियल है, वो बहुत सोशल वर्क करती है, बहुत हॉस्पिटल के लिए लाते हैं मरीजों को, गरीब से लेकर हर चीज़ को, और इनके थ्रू न जाने कितने एहतराफ के लोग को भला हो रहा है।
उसकी अजर अल्लाह तो देखता है ना। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, नो डाउट, इसमें क्वेश्चन इसमें तो नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया तो ये पता तो नहीं। मैं आज इनको 5 साल से जान रहा हूँ, कनीस फातिमा को, जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद से आज तक ज़मीन से जुड़ी हुई, ये समर्पित हैं समाज के लिए, ख़ास के अपने मुस्लिम कौम के लिए, और आज आपके साथ भी हैं। बहरहाल, तो ये वालिद साहब आपके डॉक्टर थे। जी जी जी। और उस ज़माने में ब्रिटिश दौर गवर्नमेंट में वो MBBS किया हुआ था। उस वक्त MBBS नहीं हुआ करता था, LLP हुआ करता था। हाँ, अच्छा। तो उस वक्त वो पहचान होता था हेड से। आज तो मैं अपनी बाल छिपाने के लिए हेड बेशक लगा। बेशक, उस वक्त हेड पहचान हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि भाई हेड वाले हाँ, एक पहचान अलग था। वो पहचान था। तो वो कोलकाता में पोस्टेड थे हमारे वालिद साहब, कलकत्ता जोन मिला हुआ था। फिर वो कम बैक टू बिहार आए। बिहार में फिर उनका सारे कुछ जो है वो एंड हुआ, और माशाल्लाह उन्हीं के आइडियल से मैं अभी चल रहा हूँ। मैं क्या बोला कि मैं इधर उधर की बातें आपके वालिद साहब बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी, बॉर्न उनका बिहार से। बिहार से। हमारे वालिद साहब पहले वो दरोगा बने थे। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उनको फिर छोड़ दे नहीं पड़ा। फिर वो एजुकेशन में गए, तो स्कूल के प्रिंसिपल बने, वो भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा, फिर लास्ट में उन्होंने डॉक्टरी चूज किया, उसके बाद वो कंप्लीट हो गया। फिर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कलकत्ता में ही प्रैक्टिस किया उन्होंने? जी 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 बिल्कुल। और फिर आपकी फिर वो तालीम? रिटायर करने के बाद बिहार आए, तो वहाँ खिदमत करते रहे पूरा। एक मेरा जो महल है वहाँ, वो दवाखाना के नाम से ही जाना जाता है। माशाल्लाह। पूरे वैशाली जिला में जो भी लोग टेलीग्राम पढ़ाने के लिए आते थे, और ये तो दवाखाना के नाम से आता है कि फलाना जगह एक दवाखाना है मेन रोड पे। तो उस समय मिट्टी का हुआ करता था। वो वैशाली का कोई गांव है या गांव है? जी, महुआ ब्लॉक है, हसनपुर एक गांव है, हसनपुर। हाँ, महुआ सब डिविजनल टाउन है माशाल्लाह। हाँ, और वहाँ से मुश्किल से 2-4 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर का रास्ता है। शहरीकरण में है, पूरा फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं। लेकिन महल बाप का बना हुआ निशानी है, दवाखाना के नाम से है। अब बेटी को भी बोले तो वो भी नहीं, बाप दादे का उसको कहा जाता है पुरानी। वो बिल्कुल ऑन द रोड है। आज उसमें मोर देन, अगर आज हम खाली उसको अगर लालच हो, बिजनेस हो कुछ करके, तो मोर देन हमें 4-5 लाख रुपया वहाँ से रेंट आने लगेगा। लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ, किसी को तवज्जो नहीं। हमारे 7 पीढ़ी गुजर गए, हमारे बंटवारे नहीं हुए। ओहो, 7 पीढ़ी बीत गए के बाबा के बाबा ग्रेटफादर। ये भी हम लोग का भी बीत गया। लोग का करने की क्या करना है, बाप दादा को जो वहाँ जितनी वहाँ की रॉयल्टी आती है वो कोई नहीं लेता। सारे 50% मस्जिद में, 20% ये रॉयल्टी किस तरह की रॉयल्टी क्या है? जैसे हमारा वहाँ आम का बागीचा है, लीची का है, केला का है, गेहूँ, तंबाकू, धान, ये सब होते हैं। तो ये सारी रॉयल्टी जो है 50% मस्जिद में जाता है, पैसा परमानेंट वो बोल। उसके बाद 20% जो है मदरसे में जाते हैं, 30% मंदिर में जाते हैं। वाह, ये बंटवारा वहाँ लिखा हुआ है। ये बहुत जो भी बात रॉयल्टी वहाँ बनता है, वहाँ के हमारे समाज के लोग आते हैं, उसकी पैसा अगर जो बेचते हैं वो लोग, हम लोग को जाना नहीं पड़ता है। वो बेच के सिर्फ बोलते हैं कि मालिक इतने में, मतलब वो हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि मंदिर मस्जिद में जाता है कि नहीं जाता है, गरीबों को वहाँ एजुकेशन मदरसे में मिलता है कि नहीं मिलता है, शिक्षा मिलता है कि नहीं, वो पैसा वहीं काम आता है। वो हमारे वैशाली जिला में जाएगा, पूरा एकदम VIP आपको मदरसा से लेके मस्जिद, इतनी खूबसूरत मंदिर मिलेगा कि आप सोच रहे, वहाँ इतना एतराफ़ के लोग मिलेंगे। वहाँ सब हम मखलूक हैं, कोई राम रहीम नहीं है, सब मखलूक है। हमारा एक प्रॉपर ऐसा जगह है। तो वहाँ पे आपने बना रखा है मैं दुर्गा स्थान को बहुत अच्छा से मैं अपने घर के साइड में बनवाया हूँ। बहुत अच्छा, मतलब उनकी पूरी देख रेख जो लोग करते हैं, उनका रॉयल्टी जाता है। कोई प्रोग्राम होता है भेजते हैं। मस्जिद इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि लोग नक्शा लिख लेके जाते हैं। इंसानियत की मिसाल कायम करके आपको ये विरासत में मिली हुई। जैसे तरावी हो रहा है, तरावी वहाँ हो रहा है, यहाँ सारे उनके कपड़े वगैरह जितने भी उनकी पैसे वगैरह सब यहाँ से, ये हम लोग ऊपर से देते हैं। वो तो मिलता है, रॉयल्टी पूरे खानदान का है। उसमें बाप दादा जब किया है, हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि जी बांट दो चाहिए। तो ये खिदमत आपको विरासत में मिली है, जो सब कुछ जो विरासत में मिली। तो आज यहाँ दिल्ली में भी आप दिल्ली में आया था 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल से मैं बताया ना कि 2 रुपया से शुरू किया था ओल्ड दिल्ली में, और 20 रुपया तक कोविड के टाइम तक मैं कर रहा था। उसमें
आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, आखिरत में भी कोई पार्टनरशिप में कोई चीज़ नहीं किया आज तक। तो ये ख्याल आपका बचपन से रहा कि हम जो वालिद साहब नहीं, वालिद से जो साहब प्रेरणा का मिली, जो वालिद साहब बोले थे कि जब कोई भी चीज़ करो तो समुंदर में करो। तो हम पूछे थे कि सर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द समुंदर, या इतना बड़ा मैंने बोले कि तुम्हें वहाँ हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जैसे एक जगह नहीं स्टेबल हो तो दूसरा, जैसे आज शाहीन बाग में नहीं होंगे तो जाफराबाद चले जाएंगे, दरियागंज चले जाएंगे, रोहिणी चले जाएंगे, नोएडा चले जाएंगे, गुड़गांव चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एक जगह अपनी महदूद वैशाली में ही रह जाते या बिहार में तो उतनी 40 डिस्ट्रिक्ट है, 40 डिस्ट्रिक्ट में ही तो तैर लगा सकते थे। ये तो समुंदर है, इसकी तो कोई किनारा नहीं। जहाँ भी आप अगर स्टेबल हो गए तो अगर आपने MBBS कहाँ से किया है? कटक से किया, कटक से किया था, और फिर कटक से करने के बाद फिर आप दिल्ली में प्रैक्टिस किया है? दिल्ली से MCD से शुरुआत किया, MCD से, और आज मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री में पूरे होल WHO से लेके ICMR तक का आई एम द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर रिसर्च टू रेमडेसिविर। अच्छा, इतनी बड़ी। मैंने पहला डॉक्टर है जो आई एम द रिसर्च टू होम आइसोलेशन। ये होम आइसोलेशन जो है ये मेरा डॉक्टर बुलंद अख्तर का इजाज़ किया है। 10,000 पेशेंट प्रेजेंट टू दरियागंज में 10,000 मरीज को रख के मैंने उसका होम आइसोलेशन का, उसके बाद वो रिपोर्ट मैंने केजरीवाल जी को और सचिव को, जो हेल्थ मिनिस्टर उनमें हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन से मेरा एक अपना पारिवारिक भी है रिश्ता है, हाँ, तो उनको दिए। फिर ये बात फिर डॉक्टर गुलोरिया, डॉक्टर तेरान सब मिल के हम लोग की बात किए, और उसका लास्ट में मैं मेडिसिन भी मैंने ही बताया कि डॉक्सी दिया जाए या 3 डेज या 5 डेज स्टेरॉइड मेडिसिन दे सकते हैं। तो वो मेडिसिन यहीं तैयार हुई थी या वो बाहर से आई थी? वो तो ये तो फिर देखिए ये तो बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट का मैटर, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार का इंडिविजुअल मैटर है। उसमें क्या है, हमारा जो काम था कि ये कुछ नहीं है, होम आइसोलेशन रहेगा। आपने ये इंडिकेट कर दिया कि ये वायरस मतलब वो आप पैनिक कर दिए पूरे। दूसरा कि जो 2 नंबर वाटर जो ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सलाइन वाटर जैसे मैं भर नहीं रहा, उसको भर के दे दिया पैसे कमाने के लिए, तो उससे ज्यादा इफेक्टिव हुआ मरीज हमारा। अच्छा, मतलब बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता ये सबसे ज्यादा होता तो 10,000 मरीज को देखा तो उसमें कम से कम 100 मरीज तो पेशेंट को मरना चाहिए ना। बेशक। एक भी पेशेंट नहीं मरा। एक महीने के बाद वो हुआ तो उसका दुबई में पेंट का काम था, पेंट का गाड़ी का, तो उसका HRCT कराया था, तो उसमें प्रॉब्लम था तो उसको बताया गया, तो वो बाद बाकी 9,900 पेशेंट जो है बिल्कुल आज के डेट में उसका एविडेंस है। आइसोलेशन आपने किया, आप उसका कामयाब रहे, सक्सेस रहे, सक्सेस वही आज होम आइसोलेशन ही सक्सेस है। वो कहा गया कि आप जिस जमहूरियत में रहते हैं, पहला जो आपका धर्म है वो पहला धर्म जो है वो जमहूरियत है। जमहूरियत मीन्स कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, हम राष्ट्र की सेवा में, पहले मुल्क है, उसके बाद आपका कोई मजहब। ये आप जब मुल्क में आएंगे तभी तो तय करेंगे कि हम इस्लाम है, ये जैन है, ये गुरु है। इस्लाम का मकसद ही असल इंसानियत का है, जमहूरियत को फॉलो करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, पहले जमहूरियत को देखिए, उसके बाद अपने धर्म को कर दिया गया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 100 में अगर हमारा 5 मुखालफत नहीं करेगा तो आज ATH नहीं बनता। बिल्कुल। अगर मुखालफत नहीं करते तो मन्नत नहीं लेता रेंट पे, वो रेंट का था, इसलिए मैंने उसको अभी फिर दूसरे को दे दिया। वो किसी का फ्रेंचाइजर, ATH माई ऑन फ्रेंचाइजर। ठीक है, ATH फ्रेंचाइजर नहीं कहें बल्कि अपना आपकी कंपनी है, आपका हॉस्पिटल, अपनी हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल है। एक जज्बा हमारे तनवीर साहब है, इनका भी एडमिशन। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि मुस्लिम है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, उनको पढ़ना होता है, तो एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कि हम फोकस एजुकेशन करें, लोगों को एक सही रास्ता है, तो एजुकेशन तालीम होगी तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट खोला, क्योंकि मैं हॉस्पिटल बैकग्राउंड से हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ। हमारा हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल आता हूँ, उसके अलावा एजुकेशन में काम करता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक इंस्टीट्यूट संस्था खोला जिससे कि हम पैरामेडिकल, नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी में और ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो नॉर्मली अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज हैं,
जनरल कोर्सेज हैं उनको बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब कर दें। अगर पढ़ेंगी, एक बच्ची मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अगर एक लेडी घर की पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, पूरा घर पढ़ता है। तो इसलिए मैं एक बात जान रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब से आपका रिश्ता क्या है? ये डॉक्टर साहब के यहाँ हमने जो फर्नीचर वगैरह जो लगा हुआ है हॉस्पिटल में वो हमारे के द्वारा ही अच्छा लगा हुआ है। अच्छा, आप हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है और साथ साथ में फ्रैक्चर होता है। माशाल्लाह। दूसरा क्या है कि सपोर्ट की पॉइंट से तो आपने अपना इंस्टीट्यूट बना रखा है? इंस्टीट्यूट भी है हमारा और साथ साथ हमारा मेडिकल इक्विपमेंट का काम होता है। अच्छे लोग आते हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए, सीख जाएंगे, कल जॉब करेंगे। जॉब की जरूरत है गवर्नमेंट। तो स्किल आप देते हैं? नर्सिंग का नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग टेक्नीशियंस होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसका मकसद ये है कि चीज़ें कि अगर हम नेशन स्ट्रांग होगा बाई एजुकेशन से तो हम स्ट्रांग होंगे। हमारे खासकर मुस्लिम हिस्सा में देखा गया कि बच्चे पढ़ते नहीं, ज़्यादातर लोग बच्चे देखिएगा भी, आप देखिएगा कोई पंक्चर की दुकान, कोई कारपेंटर है, कोई क्या है, उनका डेवलपमेंट नहीं है। तो उनको एक ऐसा स्किल दिया जाए जिस स्किल से वो अपने आप को पैर पर खड़ा कर लें, स्टेबल कर सकें अपनी लाइफ को। गाँव के अंदर घर में बाहर निकलती नहीं है, बहुत दूर बाहर बेचती नहीं गार्डन में, तो अपने छोटे से एरिया में उनको कुछ पढ़ा के ट्रेनिंग देते हैं तो फैमिली में अपना कुछ काम करके अपने मुनसब हो जाती हैं। तो डिपेंड आज समय में पता नहीं चलता नहीं कौन कब क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, तो वो प्रॉब्लम से उनको बहुत निजात मिलती है। पूरी बात बताइए कि ये इसमें आप कौन सा आपके पास स्किल है, कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं जिसमें बच्चे ट्रेनिंग लें और वो फिर सर्टिफिकेट? नर्सिंग में तो कई डिपार्टमेंट हैं कि बहुत से कोर्स होते हैं। अब बच्चे के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि बच्चे बहुत गरीब बच्चे आते हैं, उनको हम 10वीं सिखा, 10वीं पास है, 12वीं पास है बच्चे आए, उनको नर्सिंग कर दे दिया, लैब टेक्नीशियन सैंपल कलेक्शन सिखा दिया, टेक्नीशियन सिखा दिया। फुल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास रिक्वायरमेंट क्या रहती है? 10th पास, 12th पास बच्चे, तो ये बच्चे पास करके करना। तो कितने दिन का ट्रेनिंग होती है आपके यहाँ? 6 महीने का क्लास होता है, 6 महीने का ट्रेनिंग होती है। अच्छा, किसी बच्चे को पैर पकड़ होते हैं, उनको भाई 14-15 हज़ार रुपये महीना मिलना स्टार्ट होता है। फिर आगे की चीज़ें वो अपने लाइफ में अगर चाहते हैं कि आगे बढ़ना, कोई एक साल कोर्स कर लेता है, आपको समझ आता है, उसको नहीं होती है, वो 5-6 महीना भी निकाल के अपना आगे का फ्यूचर बना सकता है। तो करियर बनाने के उसके ऑप्शन होते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी ख्वाहिश क्या है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हमारा काम है समाज के लोगों को, चाहे वो कोई कास्ट के हो, उनको अपने पैर पर खड़ा करें, अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। उनके बच्चे, जब वो बच्चे उनके होंगे वो भी पढ़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? कोई अंडा बेचेगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई ठेला लगाएगा, कोई पंक्चर बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्या करेगा? इससे समाज बन सकता नहीं। कल वो बच्चे पढ़ के कामयाब होकर आईएएस बन सकते हैं, मेडिकल बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये आगे विथ मतलब कि सिखाते हैं ताकि वो कामयाब इंसान। बहुत शुक्रिया। आईना इंडिया से आपने इतनी देर वक्त दिया, आईना इंडिया से बात की। आईना सवालों के साथ मिलेंगे, अब मुलाकात होती रहेगी आपकी, और उम्मीद करते हैं कि आईना इंडिया न्यूज़ आप देखते रहेंगे। जी जरूर।